16 जुलाई 1945 वह दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बम का पहली बार परीक्षण किया गया था। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हथियार मैदान में उतारा गया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और उन्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं था कि उनका बनाया हुआ हथियार इतना ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने अपनी आंखों से इसकी तबाही देखी तो उन्होंने ये ऐतिहासिक जुमले कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बम ने ओपेनहाइमर को तबाही के दहाने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। आखिर क्यों? 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4.5 टन भारी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। ठीक 43 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। इस ब्लास्ट के बाद जमीन का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इंसान उसी वक्त राख बन गया। इस बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया। यह मार्क 3 बम था, जिसका नाम फैट था। मैन रखा गया था और यह बम हिरोशिमा वाले से 5 गुना ज्यादा वजन में था। इस बम ने नागासाकी पर गिरते ही पूरे शहर को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया। वक्त में अगर 4 साल पीछे जाएं तो 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर अमेरिका के पीर्ल हार्बर एयरबेस पर जापान ने 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स के साथ सरप्राइज अटैक किया था। इसकी वजह थी वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का चीन का साथ देना। इस अटैक के बदले के तौर पर अप्रैल 1942 में अमेरिका ने भी जापान के टोक्यो शहर पर बिल्कुल उसी तरह अटैक किया जैसा जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर एयरबेस पर किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने चुन चुनकर जापान से बदले लिए और यही वो वजह थी कि आज से ठीक 78 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। ये वह पहली बार था जब इंसानों पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 1998 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया और इसके सिर्फ 2 महीने बाद भारत भी न्यूक्लियर पावर बन गया। न्यूक्लियर बम्स की ताकत का अंदाजा आप जापान पर गिराए गए अटैक से लगा सकते हैं। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनसे इस जमीन को तकरीबन 12 बार तबाह किया जा सकता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि न्यूक्लियर बम्स को किन एलिमेंट्स से बनाया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बेसिकली 2 तरह के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला यूरेनियम 235 और दूसरा प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 वह एलिमेंट है जो लिटिल बॉय बम में इस्तेमाल किया गया था। यह गन टाइप वेपन है जो यूरेनियम 235 से बना होता है और इसका वजन तकरीबन 4.5 टन था, जो हिरोशिमा पर ड्रॉप किया गया था। फैटमैन बम एक इम्प्लोजन टाइप वेपन था जो प्लूटोनियम 229 से बना था और इसका वजन 5 टन से ज्यादा था, जो नागासाकी पर गिराया गया था। यहाँ दूसरा सवाल यह है कि सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि इस दुनिया में और भी बहुत से एलिमेंट्स मौजूद हैं। बम्स में सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि ये दोनों हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल एलिमेंट्स हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर अगर किसी दूसरे एलिमेंट का न्यूट्रॉन शूट किया जाए तो ये इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं कि इनके अंदर से बहुत बड़ी मात्रा में हीट और एनर्जी रिलीज होती है और इसी मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर बम काम करता है। चलिए इसे और अच्छी तरह समझते हैं। यूरेनियम या प्लूटोनियम की एक चेन होती है। सबसे पहले यूरेनियम पर एक दूसरे एलिमेंट का न्यूट्रॉन शूट किया जाता है, जिसकी वजह से यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम्स बहुत जोर से एक्सप्लोड करते हैं। इस ब्लास्ट के बाद दूसरे यूरेनियम और प्लूटोनियम के एटम्स भी इसी तरह से हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं और जब बम के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो बम की आउटर लेयर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर ये इतनी जोर से ब्लास्ट होता है कि इसका असर 1000 टन से भी ज्यादा होता है। इसी तरह से न्यूक्लियर बम काम करता है। न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल वो मिसाइल है जो जमीन के अंदर
1000 फीट तक मौजूद स्ट्रक्चर्स को तबाह करने की सलाहियत रखती है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए तो उसके ठीक 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का द एंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपेनहाइमर के इस कारनामे की वजह से अमेरिका उससे बहुत खुश हुआ होगा और उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ओपेनहाइमर ने इस एटॉमिक बम के इस्तेमाल पर शुरू में ही बहुत अफसोस का इजहार किया था, क्योंकि उसकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस वाकये ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अगर वह चाहते तो अमेरिका की ये ताकत कुछ ही मिनटों में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहाइमर अब अमेरिका के लिए एक नाजुक और खतरनाक एसेट साबित होने लगे और फिर अमेरिका की अलग अलग एजेंसियों ने ओपेनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बम का धमाका करके दुनिया को हिला दिया। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। तमाम शक ओपेनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन के साथ काफी करीबी ताल्लुक था, लेकिन खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के दरमियान एक दीवार खड़ी करने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पर यह इल्जाम लगाया गया कि वह सोवियत यूनियन के एजेंट हैं। ओपेनहाइमर अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि उनका कम्युनिज्म या सोवियत यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं, किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, मगर फिर भी फैसला उनके खिलाफ आया। जो शख्स कभी अमेरिका के सबसे ताकतवर साइंटिस्ट होने का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में जलील कर दिया गया। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई और उन्हें सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन समेत पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। अगले कई साल ओपेनहाइमर ने खामोशी में गुजार दिए और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर करीब 7 साल बाद 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपेनहाइमर को एक नई उम्मीद दी, एक फ्री और फेयर ट्रिब्यूनल्स का वादा किया जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा मिल सकती थी। लेकिन इस बार ओपेनहाइमर ने इस ऑफर को मना कर दिया। कैनेडी जानते थे कि वह बेकसूर हैं। इसी वजह से उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर डायग्नोज हो चुका था और 1966 में वह दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी एशेज उस वर्जिन आइलैंड्स के एक बीच पर बहा दी गईं, जिसे आज दुनिया ओपेनहाइमर बीच के नाम से जानती है।